देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 5 चरणों का मतदान हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राजनीतिक जानकार अलग अलग तरह से अपना आकलन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जून को यह स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर देश में क्या होने जा रहा है। क्या देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, ये 400 पार वाकई में सच साबित होने वाला है, या जिस तरीके से राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 150 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। ऐसे में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लोग अपनी अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे न्यूज़ रूम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे वक्त तक आपने ठाएं ठाएं की है, कई बदमाशों का आपने एनकाउंटर किया है और अब जो है सियासी पारी में पिछले काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं, जब से आप राजनीति में आए हैं तब से आप जो है पॉलिटिकल गेम प्लान्स, पॉलिटिकल प्लानिंग्स, और अभी आपने कन्नौज में भी बढ़िया तरह से जो है चुनाव प्रचार लगातार किया। तो ये जो बदलाव हमने देखा, इस बदलाव को आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस लोकसभा के चुनाव में? बदलाव तो जीवन का नियम है और मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो पुलिस में काम कर रहा था, बड़े मन से कर रहा था और पुलिस का मेरा एक कैरियर प्लान मन में सोचा हुआ था। उसी बीच ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है कि नए नए लोगों को ढूंढती है, विशेषज्ञता के लिए भी और विविधता के लिए भी। तो मेरे ऊपर कुछ संगठन की निगाह पड़ी, मुझको मौका दिया गया, चुनाव पार्टी ने लड़ाया, मैं नहीं जीता, पार्टी चुनाव जीती कन्नौज से 26 साल के बाद, और समाज कल्याण मंत्री के रूप में काम करने का मौका भी मिला। परिवर्तन की आप बात करें तो परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ, लेकिन जैसे मेरे कुछ मित्र जो मुझसे पहले पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने कहा और सही कहा कि अपने आप को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो बदलाव है वो तो स्वाभाविक है, होगा, अस्वाभाविक हो जाएगा अगर उसकी कोशिश की जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं अपने बोलने के लहजे पे या अपने पोशाक पे, तो शुरू में मैं केवल शर्ट पैंट ही पहनता था। एक दिन मुझे अच्छा लगा कि चलो आज कुर्ता पैजामा पहनता हूं, कन्नौज में था मैं, तो मैं देखा कि मेरे साथी सामान्य नागरिक भी और अपने कार्यकर्ता बड़े खुश हुए मुझे देख के कुर्ते पैजामा। मुझे लगा मेरे साथियों को खुशी हुई, तो मुझे कभी कभी कुर्ता पैजामा पहनने में कोई हर्ज नहीं है। फिर मैं 2-3 पहना तो मुझे लगा अरे ये तो शर्ट पैंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा आरामदेह कपड़े हैं, तो मैं अब बहुत ज़्यादा पहनने लगा कुर्ता पैजामा। तो परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन परिवर्तन को बड़े आराम से चलने दो। ये 400 पार जो है ये इतना आसान लग रहा है आपको, लग रहा है? 400 पार एक मानक, एक बेंचमार्क हम लोग तय करके चल रहे हैं, और ये इसलिए है जैसे कि अगर हम क्रिकेट में पहली इनिंग्स खेल रहे हो 300 पार हो गए तो हम डिक्लेयर नहीं करते, हम 400 तक पहुंचते हैं। तो 400 से के आंकड़े से कोई मैजिकल आंकड़ा नहीं है, लेकिन 400 से हमारा उत्साह बढ़ेगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, संगठन ने तय किया है कि हमको अपने ही रिकॉर्ड को बीट करना है, और उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिस तरह काम हुआ है मुझे पूरा विश्वास है हम लोग 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, और ये 80 400 पार कराने में बहुत बड़ा योगदान। लेकिन दो लड़के कह रहे हैं कि भाजपा 150 तक सिमट जाएगी। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति लगातार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पर प्रत्याशी हैं वहां पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी भी लगातार कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं। तो ये तस्वीर भी तो उभर रही है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तो जाहिर बात है कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कोर फैक्ट जो आंकड़े हैं वो 2019 का चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, बीच में 2021 में 23 में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, इन सब को हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, और उस वोट शेयर की वजह से हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं। ये ओपिनियन नहीं है, ये हार्ड फैक्ट्स हैं जो चुनाव के आधार पे हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं जब हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मार्जिन के साथ ही चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो सेवा की है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, भगवान श्री राम का मंदिर तैयार है, हम सबका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, इन सब को मैं एक पॉजिटिव स्विंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़मीन पे भी देखता हूँ, पोल्स में भी आ रहा है, और मुझे विश्वास है 4 जून का जब रिजल्ट आएगा तो इसका हम लोग परिणाम देखेंगे। 80 में 80 भी हो रहा होगा और 400 पार भी निश्चित रूप से हो रहा होगा। कन्नौज में आपने देखा, हमने तो खुद देखा कि आपने प्रचार किया, गांव में जहां बिल्कुल तंग रास्ते होते हैं, जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां तक भी आप प्रचार करते हुए
लेकिन क्या आपको लगा कि कन्नौज का जो इस तरह सियासी मुकाबला है, अखिलेश यादव पहले जिस तरीके से किसी और का नाम सामने आया, उसके बाद अखिलेश यादव ने फिर तार ठोकी, क्या रणनीति रही? आपको लगता है समाजवादी पार्टी की कुछ प्लानिंग थी, क्या था, और उस पूरे मुकाबले को आपने कैसे देखा? समाजवादी पार्टी की कोई प्लानिंग थी, उनकी अनिश्चितता थी। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनको स्वयं अपने टिकट का निर्णय लेना था, लेकिन वो अपना स्वयं ही निर्णय ले पा रहे थे। उन्होंने पहले अपने भतीजे को भेजा, उसके बाद में फिर अंतिम बिल्कुल जब 2-3 घंटे बचे तब आकर के उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसी दिन चुनाव जीत गई थी जब हमारा प्रतिद्वंदी, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी का, उसको आने में इतना संकोच हो क्या रहा है। बदला लेना चाहते थे वो इतना पत्नी की हार का, जिस तरीके से पिछली हाँ, बार? ये बात बड़ी दुखद है। लोकतंत्र में ये बात शायद उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कही, लेकिन उनके कार्यकर्ता लगातार बोलते हैं कि भैया आए हैं, बदला लेंगे आकर के। तो लोकतंत्र में बदला कैसा, हार जीत तो लोकतंत्र में चलती है। हम कन्नौज से चुनाव मुझे लड़ाया गया, मैं जीता। जो मेरे प्रतिद्वंदी अनिल दौरे जी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उनके पास में मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे बधाई दी, मैंने उनसे अनुरोध किया कि हम लोग मिल के साथ काम करेंगे। कुछ काम किया भी, लेकिन वो बीमार पड़ गए, फिर वो नहीं रहे। तो एक अच्छा लोकतंत्र ये नहीं है कि हम बदला लेंगे और दुश्मनी हो गई ना 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 ना। लोकतंत्र है, आपको पिछली बार जनादेश मिला, जो इस बार जनादेश होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। फिर हम बदले वाली बात, इस तरह की बात नहीं करते। ये बहुत छोटी सोच है जो ना पार्टी को आगे बढ़ाती है ना व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जीत जाएगी भाजपा कन्नौज, आपको लग रहा है? मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मूल आंकड़े से हम चुनाव से पहले प्रत्याशियों को छोड़ दें तो हम करीब 80,000 से 1 लाख तक आगे, हम मूल गणित से ही हम लोग आगे थे। इसके बाद प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी, अखिलेश यादव जी दोनों प्रत्याशी हैं। तो अखिलेश यादव जी की क्या व्यक्तिगत लोकप्रियता इतनी है कि वो 1 लाख पार कर जाएंगे? नहीं, इतनी व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं है। और व्यक्तिगत लोकप्रियता तो कन्नौज में समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 2019 में जब डिम्पल जी हारी, उस दिन के बाद से आज तक एक बार डिम्पल जी कन्नौज झांकने नहीं आई। और अखिलेश यादव जी पिछले केवल 3-4 महीने से 15 दिन में, महीने में एक बार कभी कभी कन्नौज आए हैं। तो जो कन्नौज की सेवा कर रहा है सुब्रत पाठक जी, सुख दुख के साथी, हर परेशानी में साथ खड़े होने वाले, विकास की बात करने वाले, कोई ऐसे व्यक्ति को चुनेगा या केवल जो पर्चा दाखिल करता है और चला जाता है? आप अखिलेश यादव जी जिस दिन मतदान हो रहा था कन्नौज में, तो 3 बजे कन्नौज में प्रकट हुए। तो जो प्रत्याशी मतदान के दिन नहीं आ पा रहा है, उसको कन्नौज कैसे पसंद करेगा? ये निश्चित रूप से परिणाम आप देखेंगे 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी, सुब्रत पाठक जी जीतेंगे, और केवल इसलिए क्योंकि जो मोदी जी ने कन्नौज में काम किया है, जैसा आपने बोला, प्रचार हम लोग ने किया, कुछ नए तरीके से किया, कुछ पुराने तरीके से किया। आपने भी धूप में खूब यात्राएं वहाँ पे की, गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग पहुँचे। जिस घर से ऐसा माना जाता था कि भाजपा को यहाँ वोट नहीं मिलता, हम उनके यहाँ भी गए। हमें पता है कि शायद वोट इस बार भी ना मिले, लेकिन एक नेता के रूप में, एक पार्टी के रूप में हमारा दायित्व है कि हम हर घर जाएंगे। सबका वोट तो नहीं मिलना, भविष्य में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार इसका मिला, कभी उसका मिलेगा, कभी इसका मिलेगा। और हम कोई धर्म, जाति, संप्रदाय पे वोट नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं अपने काम के आधार पे। और काम है, सामने रखा हुआ है, उसका परिणाम पिछले इतने सारे चुनाव में मिला, इस बार भी मिलेगा। अमेठी और रायबरेली की चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि जब स्मृति ईरानी अमेठी में प्रचार कर रही थी तब तक ये साफ नहीं था कि कांग्रेस किसको उतारेगी। जब रायबरेली से राहुल गांधी का नाम सामने आया, तो क्या लगता है भाजपा इस गेम प्लान को समझ गई थी पहले से, या फिर बाद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ गड़बड़ाई? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी से और रायबरेली से, दोनों से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे पहले से। ये तो कांग्रेस के ऊपर था कि वो अपने पत्ते खोले। कांग्रेस से राहुल गांधी जी या कांग्रेस से किसी भी प्रत्याशी की या गांधी परिवार की इतना साहस नहीं हुआ कि वो अमेठी में जाके चुनाव में उतरें। के.एल. शर्मा जी को उन्होंने उतारा है, जो कि उनके, मैं समझता हूँ, कार्यालय संभालते थे, कार्यकर्ता उनके होंगे, मेरी शुभकामनाएं उनको। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार काम किया है, जब नहीं जीती थी उसके बाद से और अब जीती तो उसके बाद से, उन्होंने घर घर जाकर के सुख दुख में साथ दिया है, समस्याओं को हल किया मुकाबला है। तो स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी इन 2 सीटों पे बन गया है। जिस तरीके से प्रियंका मेहनत कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं अहम के टकराव की सीटें हो गई हैं। ये पहली बार प्रियंका जी इस तरह से मेहनत कर रही हैं, वरना गांधी परिवार का मानना था कि पर्चा दाखिल किया और बाद में सर्टिफिकेट लेने आ गए। ये लोकतंत्र की भावना है ही नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसका मतलब ये नहीं था
कि ये किसी बिजनेस की तरह होगा या संपत्ति की तरह होगा कि पिताजी ने बेटे को दिया, बेटे ने अपने बेटे को दे दिया। नहीं नहीं, यहाँ तो हर चुनाव में मेहनत करना पड़ेगी, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। अमेठी में आपने मेहनत नहीं की, अमेठी में आपने सब कुछ अज्यूम कर लिया कि राहुल गांधी जी को मिलेगा, अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया। आज अच्छी बात है, प्रियंका जी ने इस चीज़ को सीखा, लेकिन अब प्रचार में एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए गांव-गांव जाना, इससे काम नहीं चलेगा। और आज की राजनीति ये नहीं है कि आप गाड़ी की छत पे बैठ जाइए और वहाँ से हाथ हिला लीजिए। नहीं नहीं, लोग तो अपने हित की बात समझते हैं, जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं चुनाव के बाद मैं अपने सांसद से मिल पाऊंगा, विधायक से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, या ये चले जाएंगे और फिर मुझे लोकल अपना परेशानियों के साथ स्वयं डील करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन हमारी राजनीति में आया है, परिष्कृत हमारी राजनीति हुई है और केवल मोदी जी के योजना की वजह से हुई है। जो मोदी जी ने हम लोग को, विधायकों को, सांसद को जब मीटिंग करते हैं तो यही बताते हैं वो कि हम लोग राजनीति नहीं, हम लोग राष्ट्र नीति कर रहे हैं। हम लोग केवल चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और वो बड़ा काम है। उसमें चुनाव एक साधन है। चुनाव जब जीतते हैं, सरकार बनती है, पद मिलता है, तब हम काम खुल करके कर पाते हैं। अन्यथा अगर चुनाव नहीं जीते थे जब, तो भी हम काम करते थे, पर हम जितने हमारे हाथ में अधिकार थे उस हिसाब से करते थे। अब जितने अधिकार हैं हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये दो लड़के कुछ करिश्मा कर पाएंगे, लग रहा है आपको? दो लड़के अगर मेरी तरह सरकारी सेवा में होते तब तो रिटायरमेंट का नंबर आ गया होता। तो लड़के तो नहीं हैं किसी कोने से, और कोई दो लड़कों का भी देख लीजिए, रोज उनके खींचतान चलती रहती है। मंच पे, सभाओं में आप तमाशा देख रहे हैं क्यों हो रहा है ये? जिस अभी तरह देख का रहे हो हैं रहा है। कई जगह रैलियों में भी बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, अफरा तफरी सी हो रही है। क्या लगता है इसके पीछे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई कैडर नहीं है, इनका कोई अनुशासन नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक उद्देश्य है, मोदी को हटाओ। जबकि मोदी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, हमारे और अनुषांगिक संगठन है जो सब मिल करके काम करते हैं। कोई सांस्कृतिक काम कर रहा है, कोई खेल को बढ़ावा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का काम कर रही है। कांग्रेस में और खासकर समाजवादी पार्टी देखें तो केवल एक ही उद्देश्य है, किसी तरह हमारी सरकार आ जाए। सरकार आ जाए, काम क्या करोगे? माफियागर्दी फैलाएंगे, अपराध करेंगे, बेटियों के साथ में बलात्कार करेंगे। ऐसी परिस्थितियां हमेशा से समाजवादी पार्टी ने दी। जब जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई, क्योंकि गुंडों की सरकार केवल कहने की बात नहीं है, लोगों ने ज़मीन पे इस चीज़ को देखा। आप यूपी के रहने वाले हैं, मैं दर्शकों से ही पूछूंगा, जब सपा की सरकार होती थी तो खुली जीपों में राइफलें निकाल के, बंदूकें निकाल तो आप पे के भी दबाव रहता था पुलिस अधिकारी के बैठना। तौर पर? मैंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल एक ही बार जिला करने का मेरा नंबर आया। मतलब चांस ही नहीं दिया उन्होंने आपको? हाँ, लेकिन ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के समय जब जो शहर का सबसे बड़ा अपराधी है उसी को विधायक बना दिया जाए, उसको सांसद बना दिया जाए, तो पुलिस के लिए कितनी कठिन परिस्थिति होगी। प्रयागराज की जैसे अगर मैं बात करूं, तब तो मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग बिल्कुल नौकरी मेरी शुरू हुई थी और अतीक अहमद वहाँ से विधायक थे और समाजवादी पार्टी का उसमें बोलबाला था। अब मैं देखता था कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तो अतीक अहमद जो अपराधी है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसके खिलाफ मुकदमे हैं, वांटेड भी है, वो घोड़े पे बैठ करके घूम। फोन पे धमकाते भी थे कभी ऐसा आपको? देखिए, मेरे साथ मैं बड़ा स्पष्ट बोलूँगा कि नेता भी बड़े होशियार होते हैं, उनको पता है कि किससे कितनी चलेगी। मैंने हमेशा ये नीति बड़ी स्पष्ट रखी पहले दिन से जहाँ पोस्टिंग हुई कि नियम कायदे के अंदर सारे काम होंगे। मेरे शिष्टाचार में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आइए, बैठिए, चाय पानी, मीठी बात सब होगा, लेकिन काम बिल्कुल नियम से होगा। लेकिन ये मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, क्यों हुआ? एक घटना हुई, एक मर्डर हुआ, वहाँ पे सीरियस घटना हुई। वहाँ पे एक बहुत अच्छी एसएसपी थी मंजिल सैनी जी और एक बहुत ही बढ़िया डीएम थे सुरेंद्र सिंह जी। दोनों ने उस मर्डर की घटना को कंट्रोल कर लिया, लोग संतुष्ट थे। रातों रात लखनऊ से फ़ोन आता है, 4 या 5 लोग जो उसमें पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया जाता है, डीएम एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब एक डीएम और एसपी जो अच्छा काम कर रहे थे, उनके विश्वास को लखनऊ से आए हुए फ़ोन ने तोड़ दिया। उसके बाद घटना बढ़ती जाती है और कितना बड़ा दंगा हो जाता है। बाद में हम कुछ भी विश्लेषण कर सकते हैं कि पीएसी आई और आर्मी आई है, लेकिन दंगे का कारण क्या था? दंगे का कारण लखनऊ का वो हस्तक्षेप था जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में
हिंदू भी मारे गए, मुसलमान मारे गए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? लखनऊ का वो फ़ोन जिम्मेदार है जिसने न्याय होने से रोक दिया। 2 अच्छे अधिकारियों का ट्रांसफ़र रातों रात करा दिया। तो ऐसे दबाव था, बहुत बहुत सारे, गहरा दबाव था। बहुत गहरा दबाव था। मतलब सामने ही तो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने हिंदू मुसलमान की बात की। हम देख रहे हैं कि चुनाव में जब भी बात हो रही है, चाहे आरक्षण का मसला हो, चाहे और योजनाओं का मसला हो, तमाम गाए-बगाए रैलियों में हिंदू मुसलमान का ज़िक्र बहुत हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये है कि या हिंदू मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर लेकर के ही सारी प्लानिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, चाहे एक दल, चाहे दूसरा दल, किसी भी दल को देख लें, हर कोई हिंदू मुसलमान की बात पर क्यों आ गया है? हर कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने बहुत होशियारी के साथ में सफलतापूर्वक वोट बैंक की राजनीति को ख़त्म किया। पूरा ख़त्म नहीं हुआ, बहुत हद तक ख़त्म कर लिया। जैसे कि अगर एससी वोट की बात करें, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अनुसूचित समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देते थे। बहुजन समाज पार्टी भी उनको वोट बैंक मान के चलती थी, और उस वोट बैंक की वजह से स्थिति ये हुई कि विकास की योजनाओं से पीछे छूट गए, राजनीति में भी एक हाशिए पे चले गए। मोदी जी ने बिल्कुल भी जाति की राजनीति ना करते हुए गरीब कल्याण की राजनीति की। गरीब कल्याण से अगर देखें तो अगर 1000 लोग गरीब हैं तो आंकड़े से देखें तो उसमें 70-75% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होंगे। तो जहाँ पे लोग झोपड़ी में रहने के लिए, पन्नी तान के रहने के लिए मजबूर थे, आज उनको घर मिला है, शौचालय मिला है, गैस भी मिल गई, बिजली भी मिल गई, अब सोलर वाली बिजली भी मिलने वाली है। तो वो व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि मैं अब वोट बैंक नहीं बनूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, मैं राजनीतिक हाशिए पे था, मुझे सम्मान भी नहीं मिल रहा था, मेरे दरवाजे कोई वोट मांगने भी नहीं आता था, क्योंकि लोग ने मान लिया था कि ये तो बसपा के वोटर हैं। आज जब अनुसूचित समाज ने अपने आप को तोड़ दिया उस वोट बैंक से बाहर, तो हर व्यक्ति जा रहा है वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मोदी जी ने काम किया, तो सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पिछले चुनावों में हम लोग 40-45% तक हम लोग वोट अनुसूचित समाज का पाने में सफल रहे हैं। इस बार मुझे आशा है कि वो 100% तक पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत इसका महत्वपूर्ण बात एक ये इस चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। 4 जून को आंकड़े में भी प्रस्तुत होगा, लेकिन मैं इसको जातिगत विश्लेषण में नहीं, मैं इसको गरीब कल्याण के विश्लेषण में देखना चाहूँगा। और गरीब तबके को जो मोदी जी ने ताकत दी है, वो परिणाम आज सबके सामने और लंबे समय तक रहेगा। इसको मैं थोड़ा-सा ब्यूरोक्रेसी के फ्रंट से जोड़ते हुए बात कहूँगा कि पहले हमने देखा, क्योंकि हम भी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, कि बृजलाल साहब जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद उसी कैटेगरी में देखा जाए तो आपका नाम आया कि ऐसी मनु साहब ने भी जो है वो पुलिस की नौकरी छोड़ करके उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। और अब हम उसमें एक नाम और जोड़ दे रहे हैं, प्रेम प्रकाश जी का, जिन्होंने भी जो है राजनीतिक पारी अपनी शुरू कर दी, रिटायरमेंट हो गया था उनका, और उसके बाद उन्होंने। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो गेम प्लान्स हैं, ये जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं? ये पब्लिक में क्या, क्यों ब्यूरोक्रेसी से हट करके लोग जो है वो पॉलिटिकल प्लानिंग के लिए आ रहे हैं या पॉलिटिकल गेम प्लान्स कर रहे हैं? ये मौका केवल भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो 30 साल से काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा से, विद्यार्थी परिषद से, उनको भी आप देखेंगे कि हर साल 2-3 बार हमारे यहाँ बोलते हैं प्रशिक्षण वर्ग, ट्रेनिंग बाकायदा होती है, क्योंकि हम हर नेता को पॉलिश करते हैं, कोई कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं, आगे जो हो रहा है सोशल मीडिया नहीं चाहिए उसे हम सिखाते हैं। लेकिन दूसरी ओर मेरे जैसे लोगों को पार्टी अगर लैटरल एंट्री बोलूँ, जैसे ब्यूरोक्रेसी में बोलते हैं, तो ऐसे आमंत्रित करती है, सुझाव देती है, लेके आती है। 2 कारण से, विशेषज्ञता के लिए और विविधता के लिए। मुझको या किसी पुलिस अधिकारी को लाया गया तो ये महसूस किया गया कि इनका जो प्रशासनिक अनुभव है, पुलिस का अनुभव, वो काम आएगा। विविधता यानी हर धर्म जाति संप्रदाय से, भौगोलिक रूप से नेता होने चाहिए, उसके लाया जाता है। और केवल मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमारे विदेश मंत्री जी को देखिए, एस जयशंकर जी को, रेल मंत्री जी को देखिए, अश्विनी वैष्णव जी को, ये तो ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, उनमें से 8 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। अपने जर्नलिस्ट बहुत सारे साथी हैं, कोई बिल्डर हैं। तो इतनी वैरायटी हमारे पास है, जिसकी वजह से जब कोई नीतिगत सवाल आता है कि इस इशू पे क्या होना चाहिए, तो तुरंत पुलिस का इशू आता है, लॉ एंड ऑर्डर का, तो मुझसे, बृजलाल साहब से या प्रेम प्रकाश जी से पूछा लेकिन जाता है। अब तो जो है आपने, मैं तो सुन रहा था और देख भी रहा था
या आपने कहा कि भाई चुनाव के दौरान जो है वो जो एक्स्ट्रा फोर्स या तमाम जो चीज़ें रहती हैं उस सब के लिए भी आपने मना कर दिया, और अगर आप पुलिस में होते तो अब तक वर्दी में स्टार 2-4 बढ़ भी गए होते, और हो सकता है कि जो गार्ड्स की संख्या आपकी है, सिक्योरिटी हो उसमें भी, क्योंकि आपने तो कमांडो फोर्स भी यूपी में आप ही ने लॉन्च की है सारी चीज़ें, तो लगता नहीं कि इन 2 सालों में आपने कुछ डिफरेंसेस अपने लिए कुछ फील किए? पॉलिटिकल जो प्लानिंग है थी आपकी, या पॉलिटिकल जो आपने इनिंग्स खेली, उसमें अब ये अनुभव कितना कारगर साबित हो रहा है? मैं सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखता क्योंकि मेरा ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, और सिक्योरिटी केवल शोबाजी के लिए रखना ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र के खिलाफ भी है और पुलिस की बर्बादी भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे ये हुआ भी क्यों, जब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का दौर आया 80-90 के दशक में, तब आवश्यकता थी सिक्योरिटी की, एस्कॉर्ट्स की। उससे पहले मंत्री को एस्कॉर्ट नहीं होता था, कोई किसी का एस्कॉर्ट नहीं होता था, डीएमएसपी के साथ भी एस्कॉर्ट नहीं होता था। लेकिन फिर एक ये आवश्यकता थी, फिर थोड़ा वो कल्चर आ गया, फिर वो कल्चर हमारे अंदर बस गया। अब समय आ गया कि अब इस कल्चर को हम लोग त्यागें। मेरे जिनको थ्रेट है, जिनको खतरा है, वो चाहे एक मुकदमे के गवाह हों, चाहे प्रदेश के मंत्री हों, लेकिन मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी उनको बात सिक्योरिटी जरूर मिलनी मैं चाहिए। हाँ। लेकिन सिक्योरिटी एक शो ऑफ के लिए ये बदलना चाहिए। नहीं, तब तो जब आप एटीएस में थे या यूपी पुलिस में बड़े पदों पे थे, तो ये कहा जाता था कि बड़े बड़े, चाहे महाराष्ट्र में छुपा हुआ कोई अपराधी हो, चाहे बांग्लादेश में छुपा हुआ, उसको खींच खींच करके आप ले आते थे, और कई लोग जो है असीम अरुण के नाम से कांपा करते थे। तो पॉलिटिकल असीम अरुण, मंत्री असीम अरुण, विधायक असीम अरुण से कौन कांपता है, कौन डरता है? अब क्या भ्रष्टाचारी। मैं यूँ मुहावरे के रूप में कहता हूँ कि जब कानपुर में मैं अपनी वर्दी जमा कर रहा था, तो मैं वर्दी तो जमा कर दी लेकिन डंडा ले आया साथ में। डंडा इसलिए ले आया क्योंकि मुझे पता था ये आगे भी काम आएगा, और अपराधियों के लिए नहीं, अब भ्रष्टाचारियों के लिए। जैसे मैं समाज कल्याण के मंत्री हूँ, तो समाज कल्याण में मैंने 2 साल में बहुत प्रयत्न किया, और मेरे जितनी भी जानकारी में आ गया मैंने जानकारी जुटा ली। जिसने भी गड़बड़ी की उसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनको निलंबित किया गया, डिसमिस किया गया। जो पुरानी फाइलें 10 साल से भ्रष्टाचारियों की छुपा के बैठे थे, वो सब निकाल कर मैंने साइन किया, और उनको 4 जून का आपको इंतजार है? सबको 4 जून का मुझको बिल्कुल इंतजार कितनी है। बेसब्री हो रही है? बेसब्री ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मुझे विश्वास है मीडिया भी शायद वही रिपोर्टिंग करते करते थोड़ा सर, बेसब्र आपको हो भी रहा है। इंतजार है, हमको भी 4 जून का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बहुत बातचीत आभार, की, बहुत और धन्यवाद। हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी ने बेबाक तरीके से बातचीत की, तमाम अनुभवों को साझा किया, और बताया कि आखिर चुनावी माहौल में जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, और कन्नौज के सियासी जो समीकरण हैं उनमें किस तरीके से उन्होंने खुद ग्राउंड पर प्रचार किया है, और बता रहे हैं कि इस बार समीकरण जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। धन्यवाद, नमस्कार।